हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, यानी कि अपना खुद का सपना का घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए विशेष तौर पे। नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं घर खरीदते समय, यानी कि एक तरह से आप फंस भी सकते हैं। तो आपको इन 5 पॉइंट्स पे गहराई से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी आपको आगे की प्रोसेस करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के होंगे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं कि घर, यानी कि सपनों का घर हर कोई लेना चाहता है और अपने जीवन काल में हर इंसान चाहता है कि उसका एक घर तो हो ही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताएंगे कि अपने सपनों का घर लेना तो है, लेकिन मुसीबतों से भी बचना है। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं कि घर हमें अभी खरीदना है या फिर कुछ साल का या महीनों का वेट करना है। दोस्तों, ये चीज़ तो आप पे डिपेंड करती है कि आपको घर की आवश्यकता आज ही है या फिर आप कुछ साल रुक सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, फंड है, तो आप तुरंत खरीद सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास एक कहते हैं कि एक साथ कैपिटल कहीं से आने वाली है, चाहे वो आपकी खेत की कहीं आप सेल कर रहे हो कोई चीज़, या आपका पुराना घर बेच रहे हो, तो आप उसके लिए टाल सकते हैं अपने प्लान को। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं है तो भी टाल सकते हैं, आपके पास फंड की कमी है तो भी टाल सकते हैं। तो सीधी बात ये आती है कि आपको कर्ज के तले ना दबना पड़े, इसलिए आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि घर अभी खरीदना है या फिर आपके पास कुछ टाइम बाद पैसे आ सकते हैं कहीं से भी, जो भी आपका फंड है जो आप घर खरीदना चाहते हैं। तो अगर वो फंड आ सकता है तो आप अपने डिसीजन को टाल सकते हैं, और नहीं टाल सकते, आपको घर की बहुत ज़रूरत है अभी के अभी, तो आप अपना घर खरीद सकते हैं इसी टाइम पर। अगला पॉइंट ये है कि आप जिस घर को खरीदने वाले हैं या फिर जिस फ्लैट को बिल्डर से खरीदने वाले हैं, उसके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिए। कहीं उस प्रॉपर्टी से कोई विवाद तो नहीं है। उस प्रॉपर्टी से कोई विवाद होगा तो आप भी फंस जाएंगे उस विवाद के अंदर, और आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा और आपकी दिक्कत भी आपके सामने कई सारी आ जाएंगी। आप किसी फ्लैट को लेने वाले हैं तो बिल्डर से सारी चीज़ जानकारी पता कर लीजिए, बिल्डर के जरिए या किसी और के जरिए पता कर लीजिए कि वहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पे और भी सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सोसाइटी का हालचाल क्या है वहाँ पे, मतलब A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेंगे उस प्रॉपर्टी के बारे में कि आपकी स्थिति क्या है उस प्रॉपर्टी की, कोई विवाद तो नहीं है उसके साथ में, या बिल्डर पोजीशन देगा तो कब दे देगा, कितना टाइम पर नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें पता कर लेंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा। और ये पता करने के माध्यम कई सारे होते हैं, तो आप, मुझे पता है कि आप पता कर लोगे, तो आपको सारी चीज़ पता कर लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल करके। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रेडी टू मूव घर में रहना चाहिए, यानी कि हमें जो घर खरीदने वाले हैं वो किस तरह घर खरीदना चाहिए हमें, रेडी टू मूव या फिर हमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। देखो, ये दोनों चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप रेडी टू मूव घर के अंदर रहेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप यदि किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अभी मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया है कि मेरे फ्रेंड ने एक प्रॉपर्टी में प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, उसने उसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया अपना, यानी करीब 60 लाख रुपीज़ अपने लगा दिए थे, बुक कर दिया उसने, और काम चल रहा था। और उस बिल्डर ने बोला कि करीब 1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा बन के। तो 1.5 साल के अंदर मान लीजिए उसकी कीमत करीब 90 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये करीब हो गई है। तो यानी कि देखिए क्या होता है कि रेडी टू मूव आपको घर महंगा पड़ेगा, और प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन एक चीज़ ये रहती है कि आप पहले बिल्डर से पता कर लीजिए कि भाई पोजीशन कब तक मिल जाएगा, पोजीशन और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उस बिल्डर का। तो इससे ये चीज़ रह जाएगी कि हाँ भैया 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो पोजीशन हमें दे देगा। ऐसा ना हो कि हमें पोजीशन मिलने में कई साल लग गए तो हमें काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो क्या, और दूसरी चीज़ क्या होती है एक और, कि यदि आपका रेंट, जहाँ पे आप रह रहे हैं करंटली, वहाँ का रेंट ज़्यादा है, तो आपको फिर क्या है कि आपको रेडी टू मूव घर के अंदर ही जाना चाहिए, जिससे कि आपका रेंट बचे और कम से कम अपना खुद का घर हो जाए। और यदि आपका रेंट अगर ठीक ठाक जाता है, नॉर्मल जाता है, और आपको लग रहा है कि मैं अगर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा देता हूँ तो वो मुझे सस्ता पड़ेगा और बाद में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। यानी कि दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, और दोनों परिस्थितियों को आप मैच कर दीजिए कि आपकी जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप रेडी टू मूव के अंदर रह लीजिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दीजिए। दोस्तों, अब बात आती है कि जब हम घर खरीदते हैं तो हमें फंड की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। हर कोई कैश में नहीं ले सकता, यानी कि हर किसी के पास एकदम से इकट्ठा फंड नहीं होता है। तो क्या करते हैं लोग, होम लोन लेते हैं। तो होम लोन में हमें उसका कितने साल के लिए लेना चाहिए होम लोन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए होता क्या है कि होम लोन जब आप लेते हैं तो वो आपकी इनकम पर या फिर आपकी सैलरी के बेस पे मिलता है, और उसी के हिसाब से डिसाइड होती है आपकी EMI। तो EMI क्या होती है कि यदि आपको EMI छोटी बनवानी है
तो आपको काफ़ी सालों तक आपको लोन देना पड़ेगा, जिसपे आपका घाटा क्या पड़ता है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि कम ईएमआई पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि वो लंबे समय तक के लिए हो जाता है। और आप अगर कम समय में लोन चुकाना चाहते हैं, 10 साल के अंदर चुकाना चाहते हैं, 15 साल के अंदर लोन को चुकाना चाहते हैं, तो यानी कि आपकी ईएमआई बड़ी बनेगी, यानी कि आप पे बोझ ज़्यादा बन जाएगा। तो इस हिसाब से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से आप कितना बिना किसी टेंशन के ईएमआई दे सकते हैं, तो वो डिसाइड आप कर लीजिए। फिर भी क्या होता है कि एक ईएमआई देने के बाद में आपको अपना एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए। सपोज दैट कल को आपकी नौकरी चली गई, सपोज दैट आपको दिक्कत आ गई, 1 या 2 महीने जैसे कोरोना काल में हो गई थी, लोगों की सैलरी नहीं आ रही थी, तो ईएमआई वो किस तरह से पे करते। तो इस तरह से आपको एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए, जिससे कि कल को कोई दिक्कत आती है तो कम से कम आप अपनी ईएमआई को बिना किसी रुकावट के पे कर पाएँ। नहीं तो आपकी ईएमआई पे होगी तो आपकी ईएमआई अगर रुकेगी, लैप्स कर जाएगी, तो आपको ईएमआई तो देनी पड़ेगी, साथ में पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा ब्याज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अपनी इनकम से ईएमआई के अलावा एक इमरजेंसी फंड में पैसा डालना चाहिए, जो कि आपके बुरे वक्त में काम आएगा। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं। यानी कि जब आप होम लोन के चक्कर में फंसते हैं तो आप एक ही चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कोई इनकम आपकी इनकम किसी एक सोर्सेज से होती है या फिर आपकी इनकम सैलरी से होती है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपने कुछ और भी इनकम के सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके 1 से 2 इनकम के सोर्सेज होंगे तो आपको होम लोन चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आप एक सेफ गेम खेलेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप घर बनाने का, जैसे कि आपको बताया कि अगर आपने प्लान बना लिया है घर खरीदने का, अपने खुद का सपनों का घर, तो इन 5 पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके। आप भी घर खरीदने में से, आप लोगों में से कितने लोग घर खरीदना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।